संवाद भारत के स्वास्थ्य संवाद में आपका स्वागत है। आईजीएमसी के मेडिसिन प्रोफेसर जितेंद्र कुमार मोक्ता हमारे स्पेशल सेशन में है और ये सेशन होने वाला है डायबिटीज़ को लेकर, क्योंकि आईसीएमआर की स्टडी बताती है कि हर 4 वर्षों में 44% पूरे भारतवर्ष में डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ रहे हैं। अब इसका कारण क्या है और स्टडीज़ क्या बताती है, स्पेशली हिमाचल प्रदेश के विषय में हम बात करेंगे। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया और हिमाचल में जो आईसीएमआर का प्रोजेक्ट था उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जी, अब आपने आईसीएमआर प्रोजेक्ट की बात की, इस पे तो हम डाटा तो आपसे लूँगी ही लूँगी, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ का मूल कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, डायबिटीज़ का मैं तो एक बहुत छोटा डॉक्टर हूँ, जो बड़ी बड़ी रिसर्च भी आई है उसमें ये माना गया है कि जो लाइफस्टाइल हमारा जो है ये डोमिनेट करता है जेनेटिक फैक्टर्स पे। हालांकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग भी ज़रूरी है, लेकिन जो इसके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारा लाइफस्टाइल जो है, जिसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारा खान पान और हम व्यायाम कितने करते हैं, हम स्ट्रेस कितना लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी सेडेंटरिज्म एंड अनहेल्दी फूड हैबिट्स एंड स्ट्रेस, ये 3 फैक्टर दुनिया में आज मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है इन ए बिग वे फॉर द एपिडेमिक ऑफ द डायबिटीज़ इन द बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग। आप तो डॉक्टर भी हैं, रोज़ लोगों से भी आपका मिलना जुलना होता है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ को लेकर लोगों में भ्रांतियाँ भी है कि अगर व्यक्ति मोटा है तो उसको डायबिटीज़ होगी, या फिर अगर उसकी एज ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होगी। आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि आपने तो हर व्यक्ति को डील किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जब हम कभी टीचिंग करते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है वो ये बताती है कि डायबिटीज़, ओबेसिटी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायबिटीज़, नो डाउट। लेकिन हम एक वर्ड यूज़ करते हैं लीन बॉडी डायबिटीज़। हालांकि कि जो आदमी मोटा नहीं है उसमें भी डायबिटीज़ होती है। और ये देखने में जो ये डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, नियर अबाउट 30%, 25% टू 30% जो लोग हैं लीन डायबिटीज़ होते हैं, जो मोटे नहीं दिखते हैं लेकिन उनमें डायबिटीज़ होती है। और ये मैक्सिमम हमारी डेवलपिंग कंट्री और जेनेटिक साउथ एशियन कंट्री में और मैक्सिमम हिंदुस्तान में देखा गया है। तो उसमें हम मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति में सेडेंटरिज्म के साथ या उनमें जो बदलाव, जो एक्चुअली क्या है कि हम लोग आज विद रिस्पेक्ट टू टुडे देखते हैं कि वो आदमी कितना काम करता है, लेकिन उसके पूर्वज या वो 10 साल पहले कितना काम करता है उससे हम कंपेयर करें तो उसने अपना लेवल कम कर दिया है। और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर उसके बाद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग है, जो हम इंडियन साउथ एशियन कंट्री में, हम इंडियन में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फॉर द डायबिटीज़ हाईएस्ट। अच्छा। इस बैकग्राउंड को देखते हुए ये हमारा है कि ओबेसिटी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, बट नॉन ओबीज में हमारे और हिमाचल में भी 1/4 ऑफ द डायबिटिक पेशेंट आर नॉन ओबीज। डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल लूँगी कि हम ट्रेडिशनल फूड को छोड़कर फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, क्या ये भी इसका एक कारण है? मैंने कहा ना कि 2 चीज़ें हैं। वन इज़ अनहेल्दी फूड हैबिट्स, और उसमें वही कह रहा हूँ कि हमारा ट्रेडिशनल जो फूड है, हमारे को ट्रेडिशनल फूड कहते हैं कि पहले हमारे बुज़ुर्ग खेतों से उगा अनाज खाते थे, जिसमें कि 2 है चावल, जो खेतों के चावल थे, और हमारे जो आटा है। और हम लोग भी, आप भी गांव के हैं, हम देखते थे जब गेहूं आते थे तो हम उसको घराट में पीसते थे। और जब घराट में अगर उसको आप बारीकी से देखें, व्हेन आई वेंट बैक एंड आई थॉट एंड रीड अबाउट इट, तो उसमें हमारा जो है कॉम्प्लेक्स आटा बन के आता बाहर, जो उसके बाहर का कवर होता है जिसको हम हस्क बोलते हैं और गांव में उसको तूश बोलते हैं, वो इंटीग्रल पार्ट होता था उसका। उससे उसमें फाइबर का कंटेंट बहुत हाई जाता था, तो उसको हम हेल्दी वीट बोलते हैं। और आज का जो वीट आता है वो इंडस्ट्री से बन के जो आउटर हस्क होता है वो उसको रिमूव करके ओनली अंदर का कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो वो मैदा की तरह काम करता है। और ये एक जो अनहेल्दी फूड है। और सेकंड, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड पर्टिकुलरली यूथ में, हमारा जो बर्गर्स, हमारा जो डोसा, हमारा पिज़्ज़ा, बहुत दीज आर आई कॉल, मतलब कि आपके अनुसार तो दीज आर द फास्ट फूड, पर यस दे आर, बट हमारे इंडियन फास्ट फूड को हम भूल जाते हैं। हम बैठ के 3-3 समोसा खा लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट। हम जलेबी खाते हैं, हम बर्फ़ी खाते हैं। अब यू कैन क्वेश्चन कि पहले बुजुर्ग भी खाते थे, तो उसमें 2 डिफरेंस है। वन, वो खाते थे हमारे से ज़्यादा, लेकिन ओकेजन्स पे खाते थे, और हमारा रूटीन में ये। सेकंड, वो खाने के बाद सपोज जैसे आप कुल्लू के हैं, तो एक गांव में जब वो शहर में आके खाते थे तो वो चढ़ाई चढ़ के वो
किलोमीटर चलते थे, जो खाया वो स्पेंड कर लेते थे। आज हम लोग अंडर एयर कंडीशनिंग बर्फ़ी खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, उसके बाद बाहर आके गाड़ी में बैठ के शॉफर ड्रिवन गाड़ी में और घर में जाके बिस्तर में पड़ मतलब आपके कहने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी इज़ द मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी ईट। और सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी हम लोगों ने ट्रेडिशनली बहुत कम कर दी, कम नहीं बहुत कम कर दी। डॉक्टर साहब, पता कैसे चलेगा कि हम डायबिटिक हैं? इसके रीज़न भी हमने देखा कि पेशेंट डायबिटिक तो हो जाता है, बाद में पेशेंट की आंखों की रोशनी पर भी इम्पैक्ट होता है, और साथ में हमने ये भी देखा कि कई बार किडनी फेल्योर का खतरा भी रहता है। अब आपसे मैं जानना चाहूँगी ये स्टेजेस क्या हैं? शिवा जी, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने किए हैं। ये बड़ा एक है कि कब करना चाहिए। मैं आपके माध्यम के थ्रू मैं देना चाहता हूँ। एवरी पर्सन मैं तो ये 10 सालों से ही बार करता हूँ। अब तो ये लीगली WHO ने भी, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने भी, और दिल्ली की जो इंडिया की जो हमारी RSS की संस्था है, 30 साल के बाद एवरी इंडिविजुअल्स इन इंडिया शुड हैव ए ईयरली चेकअप ऑफ द ब्लड शुगर, रिस्पेक्टिव ऑफ सिम्टम है कि नहीं है। दिस अ वन वे, ठीक है। सेकंड, अगर मेरे फैमिली में डायबिटीज़ है और मैं एक मोटा आदमी हूँ तो मैं 25 साल के बाद भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने आज टाइप 2 डायबिटीज़ 15 साल के बच्चों में भी देखा हुआ है। तो ऐसा हार्ड रूल नहीं है, पर 30 साल के बाद तो सभी को जाना चाहिए। 15-20 साल के बाद सिलेक्टिव ग्रुप, जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे बच्चा या कोई इंडिविजुअल ओबीज़ है, फैमिली हिस्ट्री भी डायबिटीज़ की है, उनको जो है वो अर्ली भी जाना चाहिए। सिम्टम का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिम्टम है वो काफ़ी लेट आ जाते हैं। और अगर किसी आदमी में प्यास ज़्यादा लगे, और किसी आदमी को भूख लगे ज़्यादा और वज़न कम हो जाए, किसी आदमी को इन्फेक्शन बार बार हो जाए और वो इन्फेक्शन वो ट्रीट ना हो, उन आदमी को भी अपना शुगर इमीडिएटली जाके चेक करना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिम्टम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायबिटिक देयर इज़ नो सिम्टम फॉर द स्पेसिफिक फॉर द डायबिटीज़। जो स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं वो 30% लोगों में देखते हैं, तो 70% हम मिस कर देंगे। तो उसका एक ही है तरीका कि वी शुड गो फॉर ईयरली चेकअप फॉर द शुगर आफ्टर 30 ईयर्स। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे और भी कि कई बार हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के जो घाव हैं वो भरने में वक्त लेते हैं या फिर कई बार भरते ही नहीं हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, डायबिटीज़ एक इम्यूनोसप्रेसेंट डिजीज़ होती है और शुगर का लेवल हाई होता है। जब शुगर का लेवल हाई होता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनता है ग्रोथ करने का। और सेकंड, जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, वो डायबिटीज़ में डिफेक्टिव हो जाता है। इसके कारण उनके घाव भरते नहीं है और हमारे को फिर सस्पिशन हो जाता है कि कहीं हमारे पेशेंट में डायबिटीज़ तो नहीं है। शुगर करते हैं तो वो मार्केटली एलिवेटेड आती है। अब आपसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में भी बात करना चाहूँगी। जिस तरह हमने देखा कि गोवा में भी डायबिटिक केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, आपसे हिमाचल प्रदेश का फिगर भी जानना चाहूँगी कि क्या स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में भी डायबिटिक्स बढ़ती जा रही है, डायबिटिक पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। इट वॉज ए शॉकिंग फॉर मी। ICMR का जब प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आई पहली बार, देन आई वॉज इंटरेक्टिंग बिकॉज उस टाइम कोविड था, तो आई कुडंट गो देयर चेन्नई, पर हम लोग जो है ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे थे। जब हमारे हिमाचल की बारी आई तो फर्स्ट बारी हमारी आई और उन्होंने वॉलंटरली की। एवरीबॉडी वॉज शॉक्ड कि हिमाचल इज़ ए हिली स्टेट, नेशनल एवरेज से यहाँ डायबिटीज़ आता है, पंजाब से भी यहाँ ज़्यादा। पंजाब में 12.5% प्रिविलेंस डायबिटीज़ का है, 12%, हिमाचल में 13.5% है। और जो प्री डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ की पहले की स्टेज है, और इंडिया का जो लेवल है वो 11% का है, 11.5 इंडिया का है, पंजाब हरियाणा का 12 है और हिमाचल का 13.5 है। प्री डायबिटीज़ का नेशनल एवरेज 15% है और हमारा 18.7% है। तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि बीइंग ए हिल स्टेट यहाँ ये क्यों है ये ज़्यादा। इवन दे आस्क्ड मी। तो मेरा जो प्रोबेबल रीज़न, जो हालांकि विदाउट गोइंग फॉर द साइंटिफिक एविडेंस मैं बहुत कम बोलता हूँ, पर अब मेरा एक्सपीरियंस डायबिटीज़ में 20-25 साल का ये बताता है कि हमारा जो पिछले 20-25 साल में मार्क इकोनॉमिक बूम आया है और हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन टाउन में नहीं हुई है, घर तक पहुंच गए। अब जैसे हम आप गांव के हैं, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द टाउन, इसको मैं चाइना के साथ करता हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द हाउस होती है कि जब आपके पास हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने की मशीन आ गई है। हम खाना बनाते हैं फिजिकल एक्टिविटी से, लेकिन खाना बनाने की मशीन आ गई है। हम बर्तन धोते हैं और बर्तन धोने वाली मशीन आ गई है। हम लोग गांव में स्प्रे करते थे, उसके लिए आपकी ऑटोमेटिक मशीन आ गई है। दिस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल हाउस। जब मैंने देखा हिमाचल में कि
नॉट ओनली इन शिमला डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और मंडी जहाँ सेब होते हैं, पर लोअर एरिया में जब मैं पूछता हूँ कि वहाँ भी काफ़ी लोगों को जो है अवेयरनेस आ गई है, इकोनॉमी बढ़ गई है। जो हमारा सेडेंटरिज्म हो गया, जो हमने काम करना छोड़ दिया है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग पहले 90 से पहले ड्रामेटिकली मार्केट इंक्रीज काम करते थे, ऐसे ही हमारा इकोनॉमिक बूम 90 के बाद जब आया, 2000 के बाद आया, हमने ड्रास्टिकली अपनी एक्टिविटी कम कर दी है और हमारा जो खान पान है वो वेस्टर्न की ओर चला गया। तो काम हमने करना छोड़ दिया है, कैलोरीज इनटेक हमने उतनी लेनी है। और यू विल एग्री विद मी कि स्ट्रेस फैक्टर तो आज ज़्यादा है पुराने लोगों से। तो ये जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, ये एक बड़ा रीज़न है। और जेनेटिकली हम लोग प्रीडिस्पोज तो है ही है, वो हम लोग इंडियन एंसेस्ट्री के कारण जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है। तो ये मुझे लगता है जो विदाउट गोइंग टू रिसर्च जो मैंने एक्यूमुलेशन ली है, तो ये बिग फैक्टर है कि हमारा जो, और उसके कारण क्या हमने काम करना छोड़ दिया और हमने खाना पीना वेस्टर्न कर दिया, जो कि कैलोरी डेंस फूड होता है, नॉट हेल्दी। उससे हम मोटे हो गए। मोटे हिंदुस्तान में बड़ा अलग है। जो आपको पतला दिखता है हिंदुस्तान में, वो हमारी ओबेसिटी डेफिनेशन के अनुसार वो मोटा में, ओवरवेट में और मोटे में आता है, ठीक है ना। तो वो हमारा, आप आम लोग उसको कहते हैं यार आप तो पतले हैं, लेकिन BMI उसका 23 और 25 के में ओवरवेट है। तो मेरा जो डायबिटीज़ में हिमाचल में है, ओवरवेट की जो BMI हम मेजर करते हैं वो 23.8 है, और 23 और 25 के भी ओवरवेट होते हैं, तो दिखेगा वो नॉर्मल नहीं। तो ये चीज़ हमें लगती है कि हिमाचल में ये जो इकोनॉमिक बूम आया और हमने अपना जो कल्चरल वर्क का कल्चर था वो छोड़ दिया है, और खान पान का भी जो कल्चर हमारा अच्छा हेल्दी फूड था वो छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि पुरुषों में डायबिटीज़ के मरीज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है। आपसे भी मैं तथ्यों के आधार पर जानना चाहूँगी कि क्या वाकई ऐसा है? क्या बात की आपने, दिल की बात आपने कही है कि व्हेन आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डायबिटीज़ बैक इन 2008, जब मैं चंडीगढ़ से 3 मंथ का आया, तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। उससे पहले भी था। तो अगर मैं उस चीज़ को एनालिसिस करूँ कि 2005, 8, 10 तक मेरे पास 70-80% पेशेंट जो है मेल होते थे। आज जो है मेरे पास, अगर आप मेरी OPD में आएंगे तो 60-70% फीमेल होती है। लाइक दिस इज़ समथिंग कि इट इज़ नॉट अ डिजीज़। पहले हम उस टाइम बोलते थे डोमिनेंस और डिजीज़ ऑफ द मेल, बट आई कैन से इट इज़ इक्वली प्रेवलेंट। अगर इंडिया का डाटा लो, 50% मेल, 50% फीमेल इज़ इक्वली अफेक्टेड। पर मुझे और क्या सबसे बड़ी दुख की बात आती है कि हमारी जो फीमेल आ रही है वो 30 और 40 के बीच में डायबिटीज़ के साथ बहुत कॉमन आ रही है। अर्ली, जस्ट आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी दे आर गेनिंग वेट एंड दे आर कमिंग बैक, बिकॉज हमारा जो कल्चर एक पंजाब के साथ जो हमने, जैसे आप लोगों को, कैन यू बिलीव, आई गिव यू कोट ऑफ माई मदर्स। अभी मैं गांव गया था तो मेरी मदर मुझे कह रही थी कि द डे आई वॉज बॉर्न, मेरा बर्थडे था उस दिन 21 मई को, कि 20 मई को मैं खेत में काम करी थी शाम को, और 21 मई की सुबह जो है आप हो गए पैदा। तो कैन यू इमेजिन कि आज की जो लेडी है वो जब उसकी लास्ट डेट आएगी वो कब काम करेगी वो, है ना, नहीं है। और खाने उसके बाद कहते कि 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद आई वॉज अगेन इन द फील्ड। और आज आप, हमारा जो एक स्टडी हुई है इसमें, मैंने बहुत ज़्यादा कोट किया है ये पंजाब कल्चर क्या है कि पोस्ट प्रेगनेंसी हम फीमेल को इतनी डाइट देते हैं, अनहेल्दी डाइट, जिसमें हम घी बहुत देते हैं, नहीं देना चाहिए, नहीं, चीनी बहुत देते हैं, जो लड्डू लुड्डू बनते हैं और काम नहीं होता है, हम एक्सेस में उनको दे देते हैं, एक्सेस में। और जैसे ही वो एक साल के बाद, 2 साल के बाद बाहर आती है, दिस इज ओबीस, और वी आर ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड, एंड इन 30 and 40 दे आर बिकमिंग डायबिटिक। इट्स वेरी बिग, वेरी कॉमन फैक्टर। अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मान लीजिए डायबिटिक हमारे पास है पेशेंट, तो खाने में क्या देना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट को देखो ऐसा होता है, माई फिलॉसफी, देयर इज नो स्पेसिफिक डायबिटिक डाइट। व्हाट अ हेल्दी पर्सन शुड ईट, दैट मीन्स हेल्दी डाइट। अ डायबिटिक शुड ईट द हेल्दी डाइट। व्हाट इज हेल्दी डाइट? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड योर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं जो हम लोग आटा खाते, कम्प्लेक्स मीन्स कि दैट हैज़ गॉट फाइबर इन दैट ऑल्सो, ठीक है। और आपके पास ये 3 चीज़ें इंटीग्रल पार्ट होगी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दाल, और आपके पास पनीर एंड इवन घी। आई डोंट से कि घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अवॉइड क्या करना चाहिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा फ्रूट खाना चाहिए, पर फ्रूट जूस नहीं खाना चाहिए, इवन हेल्दी आदमी को भी नहीं। और जैसे हमारे को बाहर का खाना जो हम जैसे हम कहते हैं कि जैसे फास्ट फूड है, जैसे सपोज बर्गर्स, पिज़्ज़ा एंड योर ओकेजन खाना चाहिए, नॉट रूटीन। हेल्दी फूड, हेल्दी मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दाल, पनीर,
एंड चावल जो है वो ऐसा नहीं है कि चावल नहीं खाने चाहिए, पर चावल जो है हमारे जो खेत के जो ऐसा एक रिसर्च हुई है राजस्थान में जिसमें देखा गया है जो वाइट चावल खेतों के होते हैं क्यार के पर्टिकुलरली, उसका वाइट चावल के साथ जब कंपेयर करते हैं रेड चावल को, तो रेड चावल खाने वालों को डायबिटीज़ कम देखी गई है। ऐसा नहीं है, तो हेल्दी फूड इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमने एक सवाल, इट इज़ नॉट ऑन हेल्दी फूड, इट इज़ द वे ऑफ ईटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब एक सवाल मेरा आपसे, वे ऑफ ईटिंग में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि द ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रेकफास्ट should eat like a king, the lunch should eat like an ordinary man, and dinner should be like a pauper। कि हमारा ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी होना चाहिए, लंच मॉडरेट होना चाहिए और डिनर जो है लाइट होना चाहिए। नॉट ओनली व्हाट शुड वी, हाउ वी शुड ईट ऑल्सो मैटर्स। एक सवाल मेरा आपसे रह गया था, वो सवाल ये था कि जब आपने कहा कि डायबिटिक पेशेंट की बाद में हमें आंखों की रोशनी तक चली जाती है, ऐसी नौबत भी आ जाती है, कई बार आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, आपकी किडनी पर असर पड़ता है, तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, लेट मी कोट यू वन कोटेशन ऑफ WHO कि डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर वर्ल्ड ओवर इन इंडिया। इन इंडिया में तो 60% ऑफ दी किडनी फेलियर इज़ बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस आफ्टर 20 ईयर, एंड ब्लाइंडनेस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्पुटेशन, मतलब कि पाँव का काटना आफ्टर ट्रॉमा। एंड डायबिटीज़ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ योर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक। तो ये चीज़ें सब मिला के डायबिटीज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, तो ये अच्छी बीमारी नहीं है। दिस इज़ द कॉज ऑफ योर, अभी ये देखा गया NCR जो हमारी नेशनल के भी एक WHO की रिपोर्ट आई है, उसमें 66% इंडियन डाई बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, 66%। उनमें हाईएस्ट जो है कॉज है आपका हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक 23%, कार्डिक डिजीज़, उसके बाद आता है आपके COPD, उसके बाद आता है मेलिग्नेंसी और चौथे नंबर पे डायबिटीज़। दीज आर द सीक्वेंस की वी आर डाइंग टुडे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ द कॉज ऑफ योर 2/3 ऑफ द डेथ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने कि प्री मेच्योर डेथ, जो प्री मेच्योर का हम डिफाइन करते हैं लेस देन 50 ईयर्स ऑफ द डेथ, द कैपिटल ऑफ द प्री मेच्योर डेथ इज़ इंडिया इन वर्ल्ड। 50% ऑफ दीज 2/3 अकर प्री मेच्योर। That's the big issue. So we have to be aware, and one solution is prevention. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसके साथ साथ क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में डायबिटीज़ के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। और एक स्टडी में भी, एक शोध में भी ये बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में भी डायबिटीज़ के पेशेंट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब इसके लिए उपचार क्या है ये तो डॉक्टर ने आपको बताए, लेकिन आप भी अस्पताल के चक्कर ज़रूर काटिए, एक बार अपना डायबिटीज़ या शुगर टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।